2, 1. हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है हमारा अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड ज्यामिति क्या है। तो यूक्लिड ज्यामिति को हम समतल ज्यामिति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समतल ज्यामिति। समतल ज्यामिति। समतल ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा, कोण और समतल आकृतियां के मतलब समतल आकृतियों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स हैं, रेखा है, समतल प्लेन्स हैं, जिसमें उनके सारे में इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम उनकी अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास प्रश्न का, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? गणितज्ञ थेल्स का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो पाइथागोरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो 4:2:1 ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था। तीसरा है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। अब आपने पिरामिड के बारे में सुना होगा, मिस्र देश में पिरामिड का जो वहाँ बनाया जाता है, तो उसमें आपको ये आधार कौन सा नहीं होता है ये पूछ रहा है। त्रिभुजाकार होता है, बहुभुज भी होता है, वर्ग रेखा आकार का नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? द नंबर का रेखा। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो कितने अध्याय में विभाजित किया है? 13 अध्याय में विभाजित किया है। पांचवा क्वेश्चन है, यूक्लिड है क्या है? यूक्लिड कौन से? यूनानी है, मिस्रवासी है, भारतीय है, रोमनवासी है? तो यूक्लिड क्या है? यूनानी है। पिरामिड छठवा है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसके पार्श्व फलक होते हैं। पार्श्व फलक मतलब पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड इस टाइप का बना होता है, तो त्रिभुजाकार का बना है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले यहाँ ब्लैंक में आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन पाइथागोरस है, बा है, फिर सेकंड का साहब है, दा का रेखा, का कबूतर का है, 13 और ये पांचवा का है यूनानी और छठवा का है त्रिभुज। मैंने पहले करा दिया है और इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। क्लियर है? अब हम दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के क्या होते हैं? वे जो वस्तुएं जो बराबर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बराबर। दूसरा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप बड़ा होता है। तीसरा है, एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। तो आपका पृष्ठ लिखेंगे आप, पृष्ठ यहाँ लिख देती हूँ मैं, पृष्ठ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और चौथा क्वेश्चन है, एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? एक रेखा अगर खींचते हैं तो इसके सिरे जो होंगे, लास्ट पॉइंट, ये क्या है? आपके पॉइंट है, मतलब बिंदु है।
तो यहाँ लिखेंगे आप बिंदु। क्लियर है? पृष्ठों की परिसीमाएं, पृष्ठों की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? रेखाएं होती हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे रेखाएं। छठवा है, एक शांत रेखा या टर्मिनेटिंग लाइन को खालिस्तान के रूप में बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हमने रिक्त स्थानों में 6 क्वेश्चन किए हैं, तो 6 क्वेश्चनों का हमने आंसर लिख दिया। पहला में बराबर आएगा, बड़ा पृष्ठ, बिंदु, रेखाएं और अनिश्चित आएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों में, जो सही जोड़ी मिलाइए में है। तो सही जोड़ी आपको देखना है, तो क्या आएगा सही जोड़ी में? एक में है फर्स्ट में, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के, अब फर्स्ट वाले का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो फर्स्ट का क्या आएगा? दा आएगा, है ना? तो दो भिन्न रेखाएं प्रतिच्छेदी एक ही रेखा के समांतर नहीं होते हैं। ये आएगा, फर्स्ट का आ गया दादावत का। सेकंड का, एक शांत रेखा को एक टर्मिनेटिंग लाइन को दिए हुए दो बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है। तो आप यहाँ से इमली तक ड्रॉ करेंगे लाइन। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु, दो रेखाओं में एक से अधिक बिंदु, कौन से नंबर? चौथे नंबर का आएगा सा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सा। और पांचवा है, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा बनता है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लिए। ठीक है, अब हम चौथा की ओर चलते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में लिखना है या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया हुआ है, यूक्लिड की प्रथम अवधारणाएं क्या है? तो हमने क्वेश्चन आंसर पहले से ही लिखा है नीचे, तो हम इसको बताते हैं क्या इसमें बोला गया है। ठीक है, तो प्रथम जो यूक्लिड की अवधारणा है, तो क्या बोला गया है आपसे? यूक्लिड की प्रथम अवधारणा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसमें क्या बोला कि एक बिंदु ये है, दूसरी बिंदु ये है, तो हमने क्या किया, इस बिंदु से दूसरी बिंदु को अगर हमने मिला दिया तो वो क्या है? एक यूक्लिड का प्रथम अवधारणा है कि हम एक रेखा, सीधी रेखा बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा लिखिए। पांचवी अवधारणा क्या है? यूक्लिड की अवधारणा है कि यदि एक सीधी रेखा दो बिंदुओं पर दो बिंदुओं सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे और एक ही और आंतरिक कोण योग समकोण हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर उसी और मिलेगी जिस और कोण का योग समकोण से कम है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? एक ठोस की परिसीमाएं उसकी सतह या पृष्ठ कहलाती है। एक रेखा के सिरे को क्या कहते हैं? एक रेखा के सिरे को बिंदु कहते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही इसका जिक्र किया है। एक रेखा
कि बिंदु, जैसे कि ये एक रेखा है और इनके एक दो बिंदु होंगे, क्योंकि हमने एक रेखा बनाने के लिए पहले दो बिंदु लेंगे, इसके बाद दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ही एक रेखा बनती है। तो हम कहेंगे दोनों सिरों पर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या होगी? हमने पहले ही बताया था 4:2:1 था। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है सत्य और असत्य दिए हुए हैं। तो सत्य और असत्य में पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो ये सत्य है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सत्य। सत्य है, शुल्ब प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो वैदिक यज्ञ और वेदियों के निर्माण से संबंधित ज्यामिति सिद्धांतों का वर्णन करती है ये। दूसरा है, श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े 9 समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं होते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि अंतर्निहित तो होते हैं। ये असत्य लिखेंगे इसमें, असत्य, क्योंकि श्री यंत्र में 9 समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। श्री जो यंत्र है इसमें 9 समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर है? जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं। एक ठोस की 3 विमाएं, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं। ये सत्य है, क्योंकि ठोस की लंबाई, चौड़ाई, इसमें सत्य लिख देती हूँ पहले, सत्य है। और क्या क्या होती है इसकी, एक तो इसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है, वृत्त भी होती है और इसकी हाइट भी होती है। तो 3 ऊंचाई होती है, विमाएं होती हैं। एक पृष्ठ, चौथा है, एक पृष्ठ की एक विमा होती है। एक पृष्ठ की एक विमा होती है, ये तो गलत है, ये हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि एक पृष्ठ की हमारी 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती हैं। क्लियर है? और पांचवा है, एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं। एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं, ये असत्य है, क्योंकि असत्य, क्योंकि एक रेखा में केवल एक विमा होती है और वो भी क्या होती है, लंबाई होती है। क्लियर है? और हमारा छठवां क्वेश्चन है, एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है। ये एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, मतलब ये सत्य है हमारा, क्योंकि बिंदु में कोई भी विमा नहीं है। देख लीजिए आप, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। अब सातवां क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये असत्य है, क्योंकि एक रेखा, एक बिंदु से, ये बिंदु है, इधर से एक रेखा, इधर से एक, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। क्लियर है? आठवां क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा हो सकती है। ये असत्य है, क्योंकि दो बिंदु से ओनली एक ही भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। नौवां क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्या बराबर होंगी। ये सत्य है, क्योंकि अगर दोनों वृत्त बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या भी बराबर होगी। 10वां है,
एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा को एक अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? असत्य है, क्योंकि एक जो रेखा है या रेखाखंड की अनिश्चित लंबाई होती है, मतलब निश्चित लंबाई होती है, और दोनों अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जाता, वह बढ़ाया जा सकता, वह एक रेखा है। क्लियर है? रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए क्या है? असत्य है। यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा क्या? ये सत्य है, क्योंकि अगर ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो एक्स वाई बराबर ए बी क्यों नहीं हो सकता? तो ये अपना सत्य है। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमने आपका ब्लैंक भरा दिया है 70 आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? छठवां क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर रेखा को परिभाषित कीजिए। समांतर रेखा को परिभाषित कीजिए, हमने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चाहे वो कितनी भी आगे बढ़ाया जाए। इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। मान लीजिए हम दो रेखाएं खींचते हैं। एक रेखा है और दूसरी रेखा है, ये बिल्कुल समांतर रेखा है। एक है ए बी और दूसरा है एक्स वाई। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। समझ आया? अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए। लंब रेखाओं को बताना है अब आपको। लंब रेखा क्या होती है? लंब रेखा वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और एक वर्गाकार का कोना बनता है। क्लियर है? मान लीजिए दो एंगल लेते हैं हम इस टाइप का। एक सीधी रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, दोनों मैंने लंब। अब इसमें मैं दो रेखाओं को फिर से 90 डिग्री पर दो रेखा बना दी मैंने। ये अब आपसे ये क्या पूछा? लंब रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, एक दूसरे को। अब ये देखिए, ये 90 डिग्री पर है। आप चाहें तो इनका नाम दे सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी, दो रेखा है, एक्स वाई है, ये एम एन हो गया, ओ पी है, और ये एंगल है, ये 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री पर काट रही है इनको। ये क्लियर है? लंब रेखाएं एक वर्गाकार कोना बनाती है, वर्ग की आकार का एक कोना बन रहा है। क्लियर है? हम चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक रेखाखंड को परिभाषित करना है। रेखाखंड में रेखाखंड एक सीधी रेखा का एक भाग होता है जिसके दो निश्चित बिंदु अंत बिंदु होते हैं, जो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। अब रेखाखंड आपने एक त्रिज्या बनाया होगा इस टाइप वृत्त में, तो एक वृत्त में आपको क्या, यहाँ से त्रिज्या हो गया। ये इस टाइप का जो रेखाखंड होता है, ये तो आप इसको बनाएंगे यहाँ पर रेखाखंड की। ये एक
इसको आपने उठा के लाए तो यहाँ पर ये इस टाइप का एक रेखाखंड बन गया। क्लियर है? ये हो गया आपका रेखा खंड। 9वां क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक पर स्थित किसी भी बिंदु तक दूरी किसी भी बिंदु की दूरी होती है। यह वृत्त की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके आकार का निर्धारित करती है। मान लीजिए ये एक वृत्त है। वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से ये परिधि है आपकी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। और ये हो गया आपका केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी, अब ये ओनली त्रिज्या नहीं है, इसको ये भी त्रिज्या बोल सकते हैं। इधर बहुत सारे त्रिज्या हो सकते हैं। क्लियर है? अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वर्ग को परिभाषित कीजिए। वर्ग क्या है? वर्ग एक चतुर्भुज आकार का होता है जिसमें चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों आंतरिक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो हमने एक चतुर्भुज आकार का एक, चारों भुजा समान होती हैं इसकी, तो ये क्या हुआ? चारों समान भुजाएं होती हैं और इनकी आंतरिक कोण कितनी होती हैं? 90 डिग्री। चतुर्भुज एक और एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, 4 साइड, ये हो गया आपका क्या? वर्ग। अब आगे की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि सरलता रूप से समझी जा सके? तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणाएं को 2 अलग-अलग तरीकों से हम समझ सकते हैं। पहला है, अगर एक बिंदु एक रेखा के समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो एक रेखा खींचेंगे तो एल और एक बिंदु पी के लिए पी बिंदु बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि पहला जो यूक्लिड है यो इसको बोलते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला करके एक रेखा बन जाती है। ये हो जाती है हमारी क्या? यूक्लिड की 5वीं रेखा। ठीक है? एक एल रेखा एक समांतर हो। और दूसरा है आंतरिक कोणों का योग के रूप में। यह रूप कहता है कि एक सीधी रेखा दो अन्य सीधी रेखाओं के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 हो तो वे दो रेखाएं अनिश्चित रूप से काल तक बढ़ाने पर मिलेगी। ठीक है? 12वां क्वेश्चन है इसका। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। तो बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु ए बिंदु बी का सी एक मध्य बिंदु है। ए सी बराबर बी सी इक्वल ए बी का हाफ है। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। ए सी बराबर ए बी, ये दोनों बराबर लाइन पे हैं और बराबर क्या बोला जा रहा आपसे कि इन दोनों का ये हाफ है। पता है ये ए बी है पूरी और ये आधी लाइन है, तो ये आधी लाइन होगी इसकी ए बी की। क्लियर है? ए सी बराबर, तो ए सी, अब ये दोनों में से ए सी को लिखा हमने 1/2 इसका
ए सी बराबर हाफ ए बी है। माना ए बी का मध्य बिंदु एम है, ए बी का भी मध्य बिंदु एम है, एम को लिया हमने मध्य बिंदु। ए एम बराबर बी एम होगा, तो बी एम होगा तो ए बी का हाफ होगा, ये क्लियर है। ए एम बराबर हाफ ए बी हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ए सी बराबर ए एम हो गया, ए सी और ए एम। तो दोनों पक्षों में ए सी, दोनों पक्षों में ए सी को घटाने पर तो ए सी माइनस ए सी, इसमें ए सी घटाएंगे इसमें ए सी, तो ए एम माइनस ए सी, ए सी में से ए सी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, ए सी में से माइनस ए एम है, ए एम माइनस ए सी की, ये तो क्या बचेगा हमारे पास में, सी एम बचेगा। तो हमने सी एम किया। तो अतः स्पष्ट है कि रेखाखंड केवल एक ही रेखा मध्य बिंदु होगा। क्लियर है। अब 13 क्वेश्चन है हमारा, बिंदु निम्न आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी और सिद्ध कीजिए ए बी और सी डी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी बराबर सी और डी और ए सी बराबर, ये दोनों बराबर हैं बी डी के। ये पूछ रहा है, ये दोनों बराबर हैं ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर है बी डी। इसी को सिद्ध करना है। तो एक रेखाखंड, फर्स्ट स्टेप में हमने दिया है कि सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड दिया हुआ है कितने, ए बी सी और डी। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ए सी बराबर बी डी और बी ए बी बराबर सी डी। सेकंड स्टेप में है, हमने रेखाखंड ए सी को ए प्लस बी सी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। इसी प्रकार हम रेखाखंड बी डी को बी सी प्लस सी डी के रूप में लिख सकते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी प्लस सी डी। और समीकरण को अगर हम यूज करके उनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, हमने ए सी बराबर ए डी लिया, ए सी बराबर बी डी लिया और समीकरण में रखने पर, तो समीकरण में अब हम रखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। और दोनों पक्षों में हमने ये उभयनिष्ठ भाग के हटाया है। तो हमने ये ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध आ गया हमारा, ये बी सी से बी सी कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए बी, और ये बी सी और बी सी माइनस हो गए तो सी डी बचा। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ गया, सी डी। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी होता है तो है ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/2 ए सी बराबर बी सी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो हमने सबसे पहले एक बिंदु लिया ए और बी, उसका मध्य बिंदु जो है एक बिंदु हमने सी लिया। तो हमने ए सी बराबर बी सी, हम जानते हैं कि एक बिंदु सी ए और बी के बीच में स्थित है। तो रेखाखंड ए बी की लंबाई ए सी और सी बी की लंबाई के योग के बराबर है। तो क्लियर है। तो ए बी की लंबाई क्या होगी, ए और बी की लंबाई ए सी प्लस सी बी होगी, जो हमने यहाँ लिखा है। समीकरण ए बराबर ए सी प्लस सी बी और सी बी के स्थान पर ए सी रखने पर, क्योंकि ए सी बराबर बी सी होता है तो ए बी रखेंगे और ए सी प्लस सी बी की वैल्यू भी हमारी ए सी के बराबर है तो ए सी लिखा। तो क्या हो गया ये 2 ए सी। तो ए बी बराबर 2 ए सी। अब ए सी के
हल करने पर ये हो जाएगा हमारा कितना 2ac, मतलब ये हमने दोनों साइड में हाफ हाफ किया तो ये हो जाएगा 1/2 AC। और ये हो जाएगा इसमें पहले से ही 2AC है तो 2AC लिखेंगे तो 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 2/2 AC 1/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 तो AC बचेगा और 1/2 AB बचेगा। अतः प्रश्न AC और बराबर AB सिद्ध करने को कहा गया है, जबकि हमने AC बराबर 1/2 AB सिद्ध किया है। यह दर्शाता है कि यह प्रश्न में दी गई समीकरण एक दूसरी त्रुटि हो सकती है यदि संबंध AC बराबर 1/2 AB ही है। क्लियर है? हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दो अभिधारणाओं को विचार कीजिए। एक अवधारणा है फर्स्ट है दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक दूसरे सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के मध्य स्थित है। हाँ ऐसे अब और सेकंड है यदि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं को एक अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ए यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ रीड कर लिया। अब इसका आंसर देखते हैं। हाँ ऐसे अनेकों अपरिभाषित शब्द ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें जो अलग अलग स्थितियां अध्ययन किया जाता है। अर्थात फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यदि भिन्न बिंदु ए और बी रहने दें, एक तीसरे बिंदु सी विद्यमान है तो जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यदि ए और बी बिंदु दिए हों तो उनके बीच में एक सी बिंदु ही स्थित होगा। तो ये तो सत्य है ना अवधारणा है। सेकंड है यदि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इन पर अवधारणाओं को में कोई अपरिभाषित शब्द है, वे अवधारणाएं अविरोधी है। क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती? स्पष्ट कीजिए। यदि ए बिंदु और बी बिंदु ऐसे होते एक दूसरे के सी बिंदु ले जा सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखाओं पर स्थित नहीं होता है। यद्यपि वे अभिग्रेत न्यूक्लिड की अभिग्रेतों का अनुसरण नहीं करते हैं तो ये अभिहित दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है का भी अभिग्रेत का अनुसरण कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे 15वां क्वेश्चन हमारा हो गया और 85 पेज नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अध्याय 6वां। अध्याय 6वां से हम पढ़ेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर इसकी हमें आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसीसी एजुकेशन नाम सर्च करेंगे या और हमने इसकी लिंक दे रखी है तो आप उस लिंक में जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।